नेक्स्ट वी हैव यूज़ केस डायग्राम। तो यूज़ केस जो होते हैं ये डिज़ाइन करे जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड के लिए, और ये किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं विच फॉलो एनी डेवलपमेंट अप्रोच। तो यूज़ केस डिस्क्राइब हाउ यूज़र इंटरैक्ट विद द सिस्टम टू अचीव अ गोल। तो इट ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ दे इंटरैक्ट एंड नॉट what processes are involved in interaction। तो मतलब इंटरनल चीज़ें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, बस ऊपर ऊपर से हम ये बताते हैं कि ये यूज़र है एंड ये ऐसे लॉगिन कर रहा है, एडमिन के पास जा रहा है, एडमिन उसको एक्सेस दे रहा है, लॉगिन हो गया। सो इसमें हम सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन कर देते हैं एंड इट हेल्प डेवलपर टू अंडरस्टैंड यूज़र बिहेवियर एंड ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग। तो एक ये डिस्क्राइब करता है कि सिस्टम क्या करेगा, ना कि कैसे करेगा। तो ये एक सिर्फ फंक्शनल व्यू प्रोवाइड कर देता है यूज़ केस डायग्राम एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और हमें ये यूज़ करा जाता है ताकि हम यूज़र के बिहेवियर को समझ सकें। तो इसमें कुछ प्रॉप्स यूज़ होती है, जैसे ये हम यूज़ करते हैं टू डिफाइन द एक्टर। तो एक्टर वुड बी समवन हु इज़ रिलेटेड हु अपीयर्स आउटसाइड द रेक्टेंगल। तो ये एक रेक्टेंगल होता है, इसके आउटसाइड ये एक्टर प्रेजेंट होता है। तो ये हमें शो करता है कि हाउ द पीपल हु आर interacting with the system। तो it can be actor can be anyone, customer, admin or anyone who is involved in the software product। then we use these arrows to define कि relationship between the actors and the use case, and these are the use cases which are present in ovals। so we write whatever processes is included, so use cases are mentioned in that। and use cases appear within the rectangle providing functionality। तो जो रिलेशनशिप होगी वो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है बिटवीन द एक्टर, और जो ये एक्टर्स होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे कैन बी ऑफ एनी काइंड। सो इसको समझते हैं विद एन एग्जांपल। जैसे कि बैंक एटीएम है, तो यहाँ पे कस्टमर, टेक्नीशियन और बैंक ये हमारे एक्टर्स हैं। तो कस्टमर क्या कर रहा है, यूज़ केस है चेक बैलेंस। तो ये चेक बैलेंस कर सकता है तो हमारे बैंक के पास जाएगा। कस्टमर कैन डिपॉजिट फंड्स और फिर बैंक के पास जाएगा, एंड दे कैन ऑल्सो विड्रॉ कैश। कस्टमर कैन ट्रांसफ़र फंड्स, ये भी बैंक के पास ही जाएगा। टेक्नीशियन क्या करेगा, मेंटेनेंस टू बैंक, टेक्नीशियन वुड रिपेयर एंड इट विल ऑल्सो गो टू बैंक। तो इट शोज़ हाउ द सिस्टम इंटरैक्ट्स, एंड कहीं पे मेंशन नहीं है कि इंटरनली डेटा कहाँ फ्लो हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। बस एक सिस्टम फ्लो बताया हुआ है, एक आउटलाइन प्रोवाइड करी हुई है कि कैसे यूज़र हमारे सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेगा। नेक्स्ट वी हैव एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ER डायग्राम या फिर कह सकते हैं ERD, ये विजुअली रिप्रेजेंट करा जाता है टू डेटा एंड इट्स रिलेशनशिप इन अ डेटाबेस। तो ये आई थिंक ऑलरेडी आप सब इस बारे में जानते ही होंगे, ER डायग्राम के बारे में। ये हमें डेटाबेस डिज़ाइन करने में बहुत हेल्प करता है। इसमें हम एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स को डिफ़ाइन करते हैं, और ये हमें डेटा इंटेग्रिटी इंश्योर करने के लिए हेल्प करता है सिस्टम बनाने से पहले। कुछ एलिमेंट्स होते हैं ERD के, जैसे एंटिटीज़ जिनको कह सकते हैं हम टेबल्स, और ये होते हैं ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टूडेंट, बुक्स फॉर एग्जांपल। तो ये हो गए टेबल्स इन द डेटाबेस। देन वी हैव एट्रीब्यूट्स। अब ये टेबल्स की जो फीचर्स होंगे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे स्टूडेंट जो हमारा टेबल है उसमें स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट ID हो गया, ये सब चीज़ें। देन वी हैव रिलेशनशिप्स, जैसे कि ये एंटिटीज़ या ये टेबल्स कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो 1 to 1 हो सकता है, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, ठीक है। ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती है रिलेशनशिप में। 1 to 1 जैसे स्टूडेंट कैन ओनली हैव 1 ID कार्ड। 1 to मैनी, स्टूडेंट कैन बोरो मैनी बुक्स। मैनी टू मैनी, मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन बोरो मल्टीपल बुक्स। ऐसे रिलेशनशिप्स मैनेज होते हैं बिटवीन द एंटिटीज़। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये बैंक के रिलेटेड ही है। जैसे इसमें हमने बताया हुआ कि ब्रांच एक एंटिटी है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं ब्रांच नेम, ब्रांच ID और एम्प्लॉयज़। इसमें ब्रांच ID हमारी प्राइमरी की है। प्राइमरी की आई होप यू नो
जो कि यूनिक होती है, उसकी वैल्यूज़ यूनिक होती हैं फॉर एवरी टपल। देन ब्रांच और एम्प्लॉय में 1 to many का रिलेशनशिप है, 1 to many। तो एम्प्लॉय, मैनी एम्प्लॉयज़ वर्क्स इन अ ब्रांच, तो मैनी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे इसलिए n लिखा है और यहाँ पे इसलिए 1 लिखा है। देन ब्रांच और एम्प्लॉय में 1 to 1 का रिलेशनशिप है, ब्रांच मैनेजेस एम्प्लॉय। और क्लाइंट, यहाँ पे क्लाइंट का भी रिप्लेसेस है, तो ब्रांच मैनेजेस क्लाइंट, तो 1 ब्रांच मैनेजेस मल्टीपल क्लाइंट्स। ओके। एंड एम्प्लॉय एट्रीब्यूट, एम्प्लॉय एंटिटी के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, आप देख सकते हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, बर्थ आईडी, और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है। क्लाइंट के पास हमारे पास क्लाइंट आईडी होगा जो भी प्राइमरी की होगा, और क्लाइंट नेम होगा। तो ब्रांच मैनेजेस क्लाइंट एंड एम्प्लॉयज़ वर्क्स फॉर ब्रांच, तो ये ऐसे वर्क करता है। एंड यू हैव टू नो कि क्या क्या एंटिटीज़ हो सकती हैं एंड क्या क्या प्राइमरी की है, क्या फॉरेन की है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से अवेयर होना चाहिए कि कैसे वर्क करेगा। नेक्स्ट वी हैव सीक्वेंस डायग्राम। तो सीक्वेंस डायग्राम हमें ये शो करता है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं इन अ सिस्टम ओवर अ टाइम। तो एक सीक्वेंस हमें ये बताता है, इट हेल्प्स इन सिस्टम डिज़ाइन फॉर विजुअलाइजिंग कि इंटरैक्शंस कैसे कैसे हो रही हैं, और कह सकते हैं कि ऑर्डर क्या है ऑपरेशंस का, कि कैसे वो आएगा, कैसे वो वेटिंग टाइम होगा, फिर उसको ऑपरेशन, जैसे मान लो लॉगिन वाला पार्ट हो गया, तो उसका हम सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनाएंगे कि वो लॉगिन कर रहा है एंड देन एडमिन विल ट्राई टू गिव एक्सेस मिल गया, मैसेज चला गया, मैसेज यूज़र को पहुंच गया, यूज़र लॉगिन हो गया। तो ये एक सीक्वेंस है, ऑर्डर है ऑफ ऑपरेशंस, कि कैसे एक ऑर्डर परफॉर्म हो रहा है। तो ये हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है ऑफ द प्रोसेस फ्लो। एंड एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें, एक्टर्स होते हैं विच आर द इनिशिएटर ऑफ द इंटरैक्शन। देन देयर आर ऑब्जेक्ट्स, या फिर कह सकते हैं कंपोनेंट्स इन द सिस्टम, जो कि जैसे ATM डेटाबेस है, तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। देन वी हैव लाइफ लाइन, मतलब कि जो वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कितने टाइम तक कर रहा है, तो ये जो डैश्ड लाइन है यहाँ तक, ये है पूरी लाइफ लाइन। देन वी हैव मैसेजेस, तो ये जो एरोज जा रहे हैं ये कम्युनिकेशन है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो क्या क्या कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, कि यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है लॉगिन को, तो यूज़र पर जाएगा लॉगिन पेज पे, तो ऑब्जेक्ट्स पे इंटरेक्शन हो रही है तो वो एरो जाएगा। फिर होता है एक्टिवेशन बार, जो कि थिन रेक्टेंगल हमें दिख रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने टाइम पीरियड के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव रहा है। तो इसका भी एग्जांपल देख देते हैं लॉगिन का। तो हमारे पास 3 यहाँ पे एक्टर्स हैं, यूज़र, सिस्टम और डेटाबेस, और यहाँ पे हमारे पास ये पूरी यहाँ तक उनकी लाइफ लाइन है जो भी डैश लाइन बनी हुई है। तो सबसे पहले यूज़र लॉगिन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है टू द सिस्टम, तो दिस इज़ द टाइम कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव रह रहा है। तो जैसे ही वो प्रोवाइड करेगा फिर ये कंपेयर करेगा लॉगिंग डिटेल्स फ्रॉम द डेटाबेस, तो ये कंपैरिजन हो गया और ये रिटर्न कर रहा है रिजल्ट्स को। यहाँ पे हमने लूप प्रोवाइड करा है कि अगर लॉगिन आईडी मैच कर रहा है तो यहाँ पे कंफर्म हो गया और हमारे यूज़र के पास पहुँच गया, दस दी ऑब्जेक्ट एंडेड, एल्स रिजेक्ट कर दे लॉगिन को। तो ये एक एग्जांपल है ऑफ हाउ दिस सीक्वेंस डायग्राम वर्क्स। सिस्टम आर्किटेक्चर के ब्लूप्रिंट को हम कहते हैं क्लास डायग्राम। तो हमें ये शो करता है कि कैसे जो क्लासेस होती हैं हमारे सिस्टम में वो कैसे रिलेट करती हैं टू ईच अदर, एंड क्लास डायग्राम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द मॉडलिंग प्रोसेस। तो ये हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में हेल्प करती है, ये हमें ऑल्सो हेल्प करता है टू डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स विद इन द सिस्टम, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन UML मॉडलिंग एंड डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन। तो क्लास डायग्राम को समझिए, इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्लासेस होती हैं दैट रिप्रेजेंट्स दी ऑब्जेक्ट्स, जो भी इसमें प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स होते हैं वो सब इसके अंडर इंक्लूडेड होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लास के वो होते हैं। देन वी हैव मेथड्स यानी फंक्शंस जो कि हमारी क्लास परफॉर्म कर रही है।
एक्शंस या फंक्शंस कह लो परफॉर्म करी है वो इंक्लूडेड होते हैं विद इन द क्लास, और कुछ रिलेशनशिप्स जो कि एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारी ऑर्डर क्लास है, तो जो डेट है, स्ट्रिंग है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, और जो ये कैल्क सब टोटल है ये हमारे मेथड्स हैं, ये हमारे फंक्शंस हैं जो हमारी ऑर्डर क्लास परफॉर्म करती है। एंड कुछ रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कस्टमर और ऑर्डर में एसोसिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, सो देयर इज़ एन रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएशन। देन देयर इज़ ऑल्सो इनहेरिटेंस, जिसमें कि एक पर्टिकुलर यूज़र होता है, तो यूज़र के अंडर कुछ भी तरह के हो सकता है, तो यूज़र क्लास इज़ इनहेरिटेड बाय प्रोफेसर क्लास, स्टूडेंट क्लास, पेरेंट क्लास। तो ये सारी जो क्लासेस हैं ये हमारी यूज़र क्लास के अंडर आ रही है। तो यूज़र तो कोई भी हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, कोई पेरेंट हो सकता है, मदर फादर कोई भी हो सकता है, या सिबलिंग हो सकता है, तो ये सारे यूज़र्स हैं। तो जो हमारी ये क्लासेस हैं ये हमारी यूज़र क्लास से इनहेरिट कर रही हैं प्रॉपर्टीज़, तो ये इनहेरिटेंस की एक प्रॉपर्टी हो गई। देन वी हैव एग्रीगेशन, जिसमें जैसे एक कार है, मैनी व्हील्स हैं, या कह सकते हैं एक व्हीकल क्लास है, उसके अंडर क्लासेस आ रही हैं कार, बस, एरोप्लेन। सो ये एक टॉप डाउन अप्रोच हो गई, व्हीकल और उसके अंडर वो सब चीज़ें। देन वी हैव जनरलाइजेशन, जिसमें जैसे यहाँ पे हमारे पास पेमेंट मेथड्स हैं, कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड। तो ये सारी जो पेमेंट मेथड्स हैं इनको हम वो करके कोलैबोरेट करके पेमेंट क्लास के अंडर ला रहे हैं, तो जनरलाइज कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच इसमें हम अपना रहे हैं, एंड वी आर जनरलाइजिंग इट इनटू अ पेमेंट क्लास। सो दिस इज़ हाउ क्लास डायग्राम वर्क्स टू रिप्रेजेंट द ब्लूप्रिंट ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर. So DFD is used to show data flow within the system. Use case diagram defines user interaction with the system. ERD diagram represents database structure. Sequence diagram हमें बताता है object interaction over the time. और class diagram हमारा system structure और relationship को समझने के लिए use करा जाता है. Now let us move forward and understand requirement documentation. तो requirement documentation एक बहुत ही important activity होती है after requirement elicitation and analysis. तो this is the way to represent requirement in a consistent format. जब हम अपनी requirements को लिख लेते हैं तो एक डॉक्यूमेंट में, तो उसको हम कह देते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, और जो हमारा डॉक्यूमेंट निकल के आता है उसको बोला जाता है SRS, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये यूज़ करा जाता है फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, या इसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, कैसे क्या परफॉर्म करा जाएगा और कैसे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी वो सब। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है वो सर्व करता है नंबर ऑफ़ पर्पसेस डिपेंडिंग अपॉन हु इज़ राइटिंग इट। जैसे कि SRS जो है वो हम कस्टमर्स भी लिख सकते हैं या डेवलपर्स भी लिख सकते हैं। तो ये जो होता है दोनों लिखेंगे तो देयर वुड बी रिड्यूस्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर बीइंग डिसअपॉइंटेड। तो SRS हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि जो डेवलपर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं सबको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है अभी तक कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और हमें ये समझ आ गया कि जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो बन रहा है और क्या करना है वो सब चीज़ें कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं बोथ कस्टमर्स एंड डेवलपर्स. So this is SRS. तो why requirement documentation is important? Because it plays a crucial role in providing clarity of what needs to be built. हमें इससे clarity मिलती है, स्मूथ डेवलपमेंट होती है, क्लियर कम्युनिकेशन होती है। तो ये भी इंश्योर करता है SRS कि रिटर्न है हमारे पास, तो ऑल स्टेक होल्डर्स एग्री, तभी हम आगे बढ़ जाएंगे। और इट मिनिमाइज द एरर्स और मिसइंटरप्रिटेशन, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप एंड बिल्ड फीचर्स एज एक्सपेक्टेड। और ये एक रेफरेंस की तरह भी एक्ट करता है जब हमें बाद में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी होती है, वैलिडेशन करना होता है। और इट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द फ्यूचर मॉडिफिकेशन इन द सिस्टम। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है
जिसमें हम सब चीज़ें परफॉर्म करते हैं, इंश्योर करते हैं कि स्मूथ डेवलपमेंट हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो अमंग द डेवलपर्स, स्टेक होल्डर्स, टेस्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड इट हेल्प्स टू इंश्योर कि सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं वो रिड्यूस करे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एंड प्रोजेक्ट रिस्क को। तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन के, वो ये होते हैं कि क्लियरली डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स हों, गुड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एलिमिनेट्स द एम्बिग्विटीज़, यहाँ कह सकते हैं कि कुछ भी एबनॉर्मलिटीज़ बाय प्रोवाइडिंग सारी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, वेल स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिप्शन जैसे कि डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल्स, ये सब चीज़ें। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, इजी एक्सेस होना चाहिए, कैटेगराइजेशन होनी चाहिए इनटू सेक्शंस, हर रिक्वायरमेंट की अलग अलग सेक्शंस होने चाहिए ताकि इजीली रेफरेंस मिल सके थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। चैलेंजेस क्या होते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे कि चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, अगर क्लाइंट्स बार बार नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को मिड डेवलपमेंट टाइम में चेंज करे तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन में बहुत दिक्कत आती है। मिसकम्युनिकेशन, अगर पुअरली डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स है तो उससे कन्फ्यूजन हो सकती हैं, एम्बिगिटीज़ हो सकती हैं। स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट कम है तो इससे एरर्स जो हो सकते हैं वो अननोटिस हो सकते हैं एंड लेटर पीरियड्स में ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट प्रॉब्लम आ सकती है। सोल्यूशन इज़ टू प्रोवाइड रेगुलर मीटिंग्स, वर्जन कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स एंड क्लियर रिक्वायरमेंट फॉर्मेट्स। जैसे कि हमने डिस्कस करा कि आफ्टर एलिसिटेशन एंड एनालिसिस एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन आकर होता है, नेमिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो डिफ़ाइन करता है सारे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो भी हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के होते हैं, और ये एक ब्लूप्रिंट की तरह भी काम करता है फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, टेस्टर्स, डिज़ाइनर्स, सबके लिए, इंश्योरिंग कि प्रोजेक्ट जो है वो हमारा क्लियर एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग रख रहा है सबके लिए। एंड SRS इज़ ऑल्सो लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, किसके बीच में, बिटवीन द डेवलपमेंट टीम एंड द क्लाइंट। तो हमें ये पता चलता है इसमें कि हमारा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ कंस्ट्रेंट्स या कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि फॉलो होनी चाहिए। तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक वेल डिफाइंड SRS डॉक्यूमेंट में, जैसे फर्स्ट होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा सिस्टम करना चाहिए, ये ज़रूरी है। Then there are non-functional requirements which define systems characteristics, मतलब performance ले लो या security, scalability. We have constraints जो कि होते हैं list of limitations such as hardware, software, regularities और legal constraints कोई होते हैं। SRS ऑल्सो इंक्लूड एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई बाहर से कोई इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड हो हमारे सिस्टम, अब हमारे प्रोडक्ट में, और अजम्पशंस भी होते हैं। ये स्पेसिफाई करते हैं कोई कंडीशन जो भी ट्रू होनी चाहिए फॉर अ सिस्टम टू फंक्शन करेक्टली। तो ये सब कंपोनेंट्स एक SRS में, वेल डिफाइंड SRS में होते हैं। नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट वाई SRS इज़ इम्पॉर्टेंट, तो एक वेल डॉक्यूमेंटेड SRS ब्रिंग मल्टीपल बेनिफिट्स टू बोथ क्लाइंट्स एंड डेवलपर्स। ये इंश्योर करता है कि हमारे पास एक क्लियर रोड मैप है जो कि डिफाइन है, इससे कन्फ्यूजन्स रिड्यूस होती हैं और जो प्रोजेक्ट डिलेज होते हैं वो अकर नहीं करते हैं। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है और हमें जो एक्सपेक्टेशन गैप होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। जो स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं वो अलाइंड हैं, मतलब कि ये इंश्योर होता है कि जो भी क्लाइंट हमारे हैं वो सारे एक सेम पेज पे हैं, उसमें क्लियर एंड कंसाइज अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करी जाती है। कॉस्टली चेंजेस आर मिनिमाइज्ड। तो अब कोई भी SRS अगर हमने बना लिया तो जो अनएक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशंस होंगी वो सब चीज़ों में पैसे और मनी बचेंगे। ये हमारी सॉफ्टवेयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। इट लीड्स टू मोर रिलायबल, एफिशिएंट एंड मेंटेनेबल सिस्टम। और SRS इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। लेटर ऑन हम ये चेक करते हैं कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स SRS में लिखी हैं और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो दोनों सेम है कि नहीं है, दे आर मीटिंग ऑल द एक्सपेक्टेशंस और नॉट। तो ये सब इसलिए SRS इम्पॉर्टेंट है। सो ऑल द फीचर्स शुड बी डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली इन क्लियर एंड कंसाइज मैनर।
नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचर ऑफ एसआरएस, तो एसआरएस कैसा होना चाहिए, सबसे पहले आता है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी डिफाइंस कि हमारा सिस्टम क्या करेगा, व्हाट द सिस्टम इज सपोज टू डू। तो जैसे उसमें इट इंक्लूड फीचर्स लाइक ऑपरेशंस क्या क्या करेगा, सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेगा। तो ये इंश्योर करता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बिजनेस को जो भी चाहिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन होती हैं एसआरएस में। सेकेंडली एक्सटर्नल इंटरफेसेस, इसका क्या मतलब हुआ, हाउ डज सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट विद पीपल, द सिस्टम हार्डवेयर और अदर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो इंटरैक्शन ये स्पेसिफाई करता है कि सिस्टम कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। तो इसमें सारे इट इंक्लूड यूज़र इंटरफेसेस जैसे कि डैशबोर्ड्स, इनपुट फॉर्म्स, हार्डवेयर इंटरफेसेस, बार कोड्स, सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस लाइक एपीआई, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट वी हैव परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। तो इसमें हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द स्पीड, अवेलेबिलिटी, या कह सकते हैं रिस्पॉन्स टाइम, रिकवरी टाइम, ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करी जाती हैं हाउ एफिशिएंटली द सिस्टम शुड ऑपरेट, कैसे वो ऑपरेट करेगा अंडर वेरियस कंडीशंस, जैसे कि थ्रूपुट क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है जो मैंने अभी डिस्कस करा, रिस्पॉन्स टाइम क्या है। नेक्स्ट वी हैव एट्रीब्यूट्स। सो व्हाट आर द कंसिडरेशंस फॉर पोर्टेबिलिटी या करेक्टनेस, ये सब चीज़ें आती हैं एट्रीब्यूट्स में। तो ये डिफाइन करता है ओवरऑल क्वालिटी क्या है हमारी सॉफ्टवेयर की, और ये इंश्योर करता है कि जो भी है वो सब रिलायबल हो, सिक्योर हो, मेंटेनेबल हो। नाउ विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एसआरएस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक एसआरएस के लिए, रिलायबल होने के लिए या गुड होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले होती है करेक्टनेस। तो एसआरएस शुड बी करेक्ट और इट शुड बी एक्यूरेट, और उसके अंदर सिर्फ वैलिड और नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो अगर हम कह सकते हैं कि एसआरएस इज करेक्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ every requirement stated therein is that the software shall meet. I hope you understood कि वो करेक्ट तभी है जब उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं वो वही हैं जो सॉफ्टवेयर को मीट करनी है। ये करेक्टनेस हो गया। सेकेंड इज़ कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस मतलब ये हुआ कि एसआरएस डॉक्यूमेंट शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम। तो वो एसआरएस कंप्लीट तभी है जब वो सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। क्या क्या, सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट्स मतलब कि जो भी फंक्शनैलिटी है, परफॉर्मेंस है, डिज़ाइन है, कंस्ट्रेन है, एट्रीब्यूट्स हैं, एक्सटर्नल इंटरफेसेस हैं, ये सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। सेकेंड, डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ सॉफ्टवेयर टू ऑल रियलाइज्ड क्लासेस। थर्ड, सब लेबल्स हों, रेफरेंसेस हों, कोई भी फिगर्स या टेबल्स मेंशन है हमारे एसआरएस में, कोई डायग्राम है, उन सब के लिए लेबल्स हों, और डेफिनेशन मेंशन हो कोई भी ऐसी टर्म की जो हर किसी को समझ ना आए, या यूनिट्स ऑफ मेजर सब मेंशनड हो। तो ये उसको एक बनाएगा कंप्लीट एसआरएस। एंड कंप्लीट एसआरएस शुड लीव नो रूम फॉर अनएम्बिगिटी, नो रूम फॉर मिसिंग वैल्यूज़, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा एसआरएस कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट इज़ अनएम्बिगिटी, या कह सकते हैं क्लैरिटी। तो एसआरएस जो है वो हमारा प्रिसाइज होना चाहिए, वेल डिफाइंड लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि एक स्टेटमेंट के दो मतलब ना निकलें, मिस इंटरप्रिटेशंस ना होए, और हमें कुछ ऐसे वेग टर्म्स जैसे होती है फास्ट, यूज़र फ्रेंडली, बेटर, ऐसी ऐसी चीज़ों को नहीं यूज़ करना होता। हमें ऐसे मेंशन करना होता है कि स्टेक होल्डर्स और डेवलपर्स दोनों ही एक स्टेटमेंट का एक ही मतलब निकालें। देयर शुड नॉट बी मिस इंटरप्रिटेशंस। तो हमारा जो एसआरएस है वो अनएम्बिगियस तभी होगा जब हर रिक्वायरमेंट जो है उसकी एक ही इंटरप्रिटेशन निकल रही है, हर सेंटेंस का यूनिक इंटरप्रिटेशन है, और एसआरएस शुड बी अनएम्बिगियस टू बोथ, जो बना रहे हैं और जो यूज़ कर रहे हैं उन दोनों के लिए ही वो अनएम्बिगियस होना चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। तो एसआरएस तभी कंसिस्टेंट है जब कोई भी नो सबसेट ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब इन इट कन्फ्लिक्ट, यानी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए।
कोई भी टर्मिनोलॉजी या डेफिनेशन या कोई भी टर्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, वो सेम ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं पे हम कुछ मेंशन कर रहे हैं किसी चीज़ को, कहीं पे कुछ रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वन रिक्वायरमेंट में स्टेट दैट ऑल लाइट्स शैल बी ग्रीन एंड देन अदर स्टेट्स ऑल लाइट शैल बी ब्लू। तो ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो हमारा SRS यहाँ पे रिलायबल नहीं है। कुछ लॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स भी होती हैं बिटवीन द एक्शन। जैसे हम कह सकते हैं वन रिक्वायरमेंट में स्पेसिफाई कि जो प्रोग्राम है वो 2 इनपुट्स को ऐड करेगा, और हमारे पास दूसरा है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि प्रोग्राम मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे लॉजिकल कन्फ्लिक्ट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पे भी कन्फ्लिक्ट होते हैं। जैसे कि कहीं पे हम बोल देते हैं कोई अगर यूज़र कुछ इनपुट करेगा तो कहीं पे हम बोल देते हैं प्रॉम्प्ट, कहीं पे बोल देते हैं क्यू। तो ये सब चीज़ें जो है ये यहाँ पे टर्मिनोलॉजी कन्फ्लिक्ट आ गई। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी प्रिवेंट्स एरर्स इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, और ये इंश्योर करता है कि जो टीम मेंबर्स जो वर्क कर रहे हैं टुगेदर, दे हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी टर्मिनोलॉजी, एवरी डेफिनेशन। नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि SRS इज़ वेरीफाइबल इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड इज़ वेरीफाइबल। मतलब कि हम हर रिक्वायरमेंट को टेस्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या किसी भी चीज़ के लिए। तो वो रिक्वायरमेंट हमारी SRS में रहेगी, वो दैट इज़ बेटर। अगर कोई रिक्वायरमेंट को हम टेस्ट ही नहीं कर सकते हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो फिर उसको हम प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर। जैसे कि मान लो हम लिख दें कि नॉन वेरीफाइबल रिक्वायरमेंट, जैसे कि वर्क्स वेल, आवर प्रोडक्ट वर्क्स वेल, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट शुड बी गुड ह्यूमन इंटरफेस। अब ये रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, तो ये तो इम्पॉसिबल है डिफाइन करनी कि गुड किस टर्म में है, कितना अच्छा होना चाहिए कि उसको गुड टारगेट कर दें या गुड बोल दें। सो दिस शुड नॉट बी द केस। नेक्स्ट इज मॉडिफाइबिलिटी। तो SRS शुड बी स्ट्रक्चर्ड, मॉडिफाइबल if and only if its structure and style are such that any changes to the requirement can be easily made। तो मॉडिफाइबल होना बहुत ज़रूरी है, अडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें कोई भी चेंजेस ईजिली हम कर पाएँ। अगर हमारा SRS ईजिली चेंजेबल नहीं है, अडेप्टेबल नहीं है, तो आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस तरह से SRS को बनाएं कि अगर कोई मॉडिफिकेशंस भी हों वो ईजीली हो जाए और हमारा डॉक्यूमेंट पूरा इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट वी हैव ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का मतलब होता है कि हम ईच रिक्वायरमेंट शुड बी लिंक टू कॉरेस्पॉन्डिंग डिज़ाइन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे SRS को हम ट्रेसेबल तब कहते हैं इफ़ द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ द रिक्वायरमेंट इज़ क्लियर एंड इफ़ इट फैसिलिटेट द रेफरेंसिंग ऑफ ईच रिक्वायरमेंट ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट। मतलब कि हम बहुत इजीली ट्रेस कर पा रहे हैं कि हम किसको लिंक कर रहे हैं। कि ये हमारे को बहुत हेल्प करती है ट्रेसेबिलिटी ट्रैक करने के लिए, इंश्योर करने के कि सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो करेक्टली इम्प्लीमेंट करी गई हैं। तो ट्रेसेबिलिटी हेल्प्स टू ट्रैक हमारी डेवलपमेंट थ्रू आउट दी प्रोसेस। इट इंश्योर कि सारे फीचर्स जो हैं वो हमारे इम्प्लीमेंट हो गए हैं, टेस्ट हो गए हैं। और ये ट्रेसेबिलिटी ऑल्सो हेल्प्स कि हम मिसिंग या इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ। सो दीज वर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड SRS।